कोयला हम देते हैं, जमीनों के नीचे आग हमारा लगा है, गांव हमारा झुलस रहा है, आज से निकलने वाला धुआं और बीमारी हम खा रहे हैं, गांव से विस्थापित हम हुए, बेरोजगारी की मार को हमने झेला और हेडक्वार्टर है कोल इंडिया का कलकत्ता। आज हम लोग सन 2024 में आ गए, पर झरिया की त्रासदी आज भी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी में गिनी जाती है। झरिया में सबसे पहले जो अंडरग्राउंड फायर का पता चला था वो 1916 में पता चला था। 1916 साल में झरिया के भौरा ईजे एरिया में सबसे पहले अंडरग्राउंड फायर के बारे में पता चला और तब से आज तक करीब करीब 108 वर्ष हो गए और झरिया आज भी सुलग रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झरिया के अंडरग्राउंड फायर के बारे में। वो कौन से कारण हैं जिसने मानव सभ्यता की इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि झरिया की इस अंडरग्राउंड फायर ने कैसे झरिया के लोगों के, झरिया के आसपास के जगहों के और पूरी सभ्यता के जीवन को प्रभावित किया। हम ये भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सरकार ने या इस सिस्टम ने झरिया के इस अंडरग्राउंड फायर को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या प्रयास किया और उस प्रयास में वो कितने हद तक सफल रहे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज तक आपने जितने भी वीडियो झरिया के अंडरग्राउंड फायर के बारे में देखा होगा, आज का ये वीडियो उन सब से अलग होगा और डिटेल में होगा। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखें और उस पूरे डिटेल को जानें कि झरिया अंडरग्राउंड फायर ने ना सिर्फ झरिया वासियों के लिए बल्कि पूरे मानव सभ्यता के लिए एक ऐसी चुनौती है जिस चुनौती को करीब करीब 108 सालों से हम लोग सामना करते आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल था 1894 जब भारत में ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश सरकार को पता चला कि ये जो भारत का भूखंड है, जो कि आज झारखंड में है, जिसमें रानीगंज कोल माइंस, झरिया कोल माइंस आते हैं, जहां पर बहुत बेहतरीन कोकिंग कोल पाया जाता है। और आप जानते होंगे ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत में जो भी मिनरल्स और रिसोर्सेज हों उनको वो पूर्ण रूप से अपना कर सके। स्टीम इंजन का युग था, रेलगाड़ी स्टीम इंजन के द्वारा चली जाती थी और स्टीम इंजन को चलाने के लिए जिस ईंधन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती थी वो होता था कोयला। इसीलिए झारखंड, बिहार के इस भूखंड जिसे आप झरिया कोल माइंस कहते हैं, ब्रिटिश सरकार को बहुत आकर्षित किया और 1894 में यहाँ सबसे पहली बार माइनिंग शुरू हुआ, अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू हुआ। सरकार को लगा कि ये अंडरग्राउंड माइनिंग सरकारी तौर पर करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, तो उन्होंने भारत के ही हमारे लोकल ही कुछ सेठ साहूकारों को अपने साथ मिलाया और उनसे माइनिंग करने के लिए कहा। और इस तरह जो कोल माइंस थे और उसका जो प्रोसेस था कोल माइनिंग का, वो प्रोसेस निजी लोगों और निजी कंपनी के हाथ में आया। और आप तो जानते हैं, सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि जब कोई भी कार्य निजी लोगों या निजी कंपनी के हाथ में आता है तो मुनाफा ही एकमात्र उनका मकसद रहता है, चाहे उसे उसके लिए पर्यावरण को या मानव सभ्यता को कोई भी कीमत चुकानी पड़े।
आप विश्व का इतिहास उठा के देख लें, जहां भी नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, वहां के लोग लेकिन आज भी गरीब हैं। ये बहुत सोचने वाली विषय है। उसी प्रकार झरिया कोल माइंस में भी माइनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है 1894 में, और प्राइवेट लोग और प्राइवेट कंपनियां सिर्फ मुनाफा देखते हुए माइनिंग का प्रोसेस को माइनिंग को शुरू करती है। अब सवाल यह है कि जब कोयला को जमीन का सीना फाड़ कर निकाला जा रहा था, और जो कि कोयला एक नेचुरल प्रोसेस से बनता है, सभी लोग जानते हैं कि जब पेड़ कट के जमीन के अंदर दफन होते जाता है, उसके लिए हजारों हजार लाखों लाख साल में डिग्रेडेशन होने के बाद उसमें सूर्य का तापमान और सूर्य की रोशनी और सूर्य का जो ऊर्जा गिरता है, उस ऊर्जा से हजारों हजार साल में जमीन के सतह के अंदर कोयला बनता है। तो जब इस कोयले को निकाला जा रहा था, तो सिर्फ जैसा कि मैंने पहले कहा, प्राइवेट कंपनियां जो थीं और जो प्राइवेट लोग थे जो कोयले का माइनिंग ब्रिटिश सरकार के युग में कर रहे थे, उनका एक ही मकसद था मुनाफा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। तो वो कोयले का जो माइनिंग का प्रोसेस था, उसमें किसी भी तरह की गाइडलाइंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया, और उनका एक ही मकसद था कि जितना डीप जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे, हमें उतना अच्छा क्वालिटी का कोल मिलेगा, अब मुनाफा ज्यादा होगा। और अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक तरीका से कोल को निकाला गया, और कोल को निकालने के बाद जो गड्ढे बने, उन गड्ढों को ठीक तरीका से भरा भी नहीं गया, और यहीं से इस त्रासदी की शुरुआत हुई। तो अब हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे कोलफील्ड के अंदर, कोल माइंस के अंदर जो कोयला था उसमें आग लग गई, और इस आग लगने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे का कारण क्या है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि कोयले में आग लगी कैसे। उसके लिए आपको फायर ट्रायंगल को समझना होगा। आप जानते हैं ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जिसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। 3 कोण पर इस फायर ट्रायंगल के 3 मुख्य जो कोण हैं वो हैं, आपको एक ईंधन चाहिए जो जलेगा, हमारे इस उदाहरण में वो ईंधन है कोयला। दूसरा चीज चाहिए हवा या ऑक्सीजन जो इसे जलाएगा, और तीसरा चीज जो चाहिए वो है एक तापमान, ताप या हीट जो इस प्रक्रिया को आगे लेके जाएगा। तो जैसे ही जमीन के सीना को चीरकर कोयले निकालने का यह प्रोसेस शुरू होता है, और जमीन में लगे जो गड्ढे बने, उन गड्ढों को इसी तरह से छोड़ दिया गया, तो नेचुरली क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में मौजूद है, जो हवा हमारे वायुमंडल में मौजूद है, वो हवा और ऑक्सीजन कोयले के संपर्क में आ गया। और जब कोयले के संपर्क में ऑक्सीजन आया, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को एक रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण हीट, तापमान पैदा होने लगा, और हीट और तापमान के आने से ये हमारा फायर ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, और इसी तरह से कोयले में आग लग जाती है। और ये आग धीरे धीरे अंदर ही अंदर फैलते जाती है, और पूरे झरिया के लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर के इतने बड़े क्षेत्रफल को अपने आगोश में ले लेती है। तो इस तरह से इतनी बड़ी एक मानव सभ्यता, जो कि एक ऐसे जगह पे रह रहा है जिसके जमीन के अंदर पूरी तरह से कोयला जल चुका है, और जलने की प्रक्रिया धीरे 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 और भी क्षेत्र को अपने आगोश में लेता जा रहा है। होता ये क्या है कि जब ये आग फैलने लगी और कोयला से बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा, तो लगभग
1971 में भारत सरकार ने सोचा कि कोल माइनिंग की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे अपने हाथों में लिया जाए और इस तरह 1971 में कोल माइंस का सरकारीकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया। लोगों को लगा कि शायद अब उनके अच्छे दिन आएंगे और इस त्रासदी से कुछ हद तक उन्हें छुटकारा मिलेगा। बट दोस्तों, दरअसल जब नेशनलाइजेशन हुआ कोल माइंस का, स्थिति बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि जो लोग अभी तक प्राइवेट तरीका से कोल माइंस को चला रहे थे, डरा धमका कर हो या राजनीतिक प्रेशर में हो कोल माइनिंग करा रहे थे, वही लोग रातों रात भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL के अलग अलग पदों पर नियुक्त हो जाते हैं और कोल माइनिंग का प्रोसेस फिर से सरकारी छत्रछाया में प्राइवेट तरीका से चलने लगता है और झरिया की स्थिति और खराब होती चली जाती है। जो लोग अभी तक प्राइवेट तरीका से लोगों का शोषण कर रहे थे, वो अब सरकारी तौर पर, सरकारी मोहर के साथ, सरकार की छत्रछाया में लेबर क्लास, मजदूर क्लास, झरिया के कोल माइन एरिया में रहने वाले आम लोगों का शोषण करने लगे और झरिया के इस अंडरग्राउंड फायर को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते रहे। पर सवाल ये आता है कि चाहे राज्य की सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकार हो, क्या झरिया अंडरग्राउंड फायर और उससे होने वाली का जो परिणाम लोगों के सामने आने लगा, क्या वो लोग इस बारे में नहीं जानते थे और क्या सरकार ने कभी कोई पहल नहीं की? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। सरकार ने पहल की। जब सरकार को पता चला कि कोयला जल रहा है, जिससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने उस जलते हुए कोयले को मशीन से हटाने का प्रोसेस शुरू किया, जो कि कुछ हद तक कुछ क्षेत्रों में आग को बढ़ने की प्रक्रिया को स्लो करने का, धीरे करने का, धीमे करने का थोड़ा काम किया, बट बहुत ज़्यादा इसमें सरकार को कामयाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने कुछ और रिसर्च करने के बाद बालू और पानी का एक मिश्रण बनाया और उसको जिस गड्ढों में से, जिस माइंस के अंदर से गुफानुमा जो स्ट्रक्चर तैयार होता था कोयला निकालने के बाद, वहाँ पर उस बालू और पानी का जो मिश्रण है उसे डालने का कोशिश किया, क्योंकि बालू डालने से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसका सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे जो कोयले के जलने की प्रक्रिया है वो स्लो डाउन हो जाएगी, शायद समय के साथ वो बंद भी हो जाए। लेकिन उस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा कामयाबी सरकार को नहीं मिली और लिक्विड नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल किया गया। लिक्विड नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा कूलेंट होता है जो कि तापमान को कंट्रोल करने में बहुत मददगार होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का भी छिड़काव किया गया ताकि तापमान को कंट्रोल करके ये जो फायर ट्रायंगल जो मैंने पहले बताया, उस फायर ट्रायंगल के एक कोण, मतलब कि तापमान को अगर कंट्रोल किया जाए तो जो अंडरग्राउंड फायर है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। बट इन प्रयासों के बावजूद भी लगभग 108 साल हो गए हैं, सरकार के हाथ या सिस्टम के हाथ बहुत ज़्यादा कामयाबी तो नहीं लगी। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि सिस्टम के व्यापक रूप से मौजूद भ्रष्टाचार हो या उनका जो एक विलिंगनेस होता है किसी चीज़ को हासिल करने का, जो एक इच्छा शक्ति होती है, शायद वो नहीं थी, जिसके कारण आग पर पूर्ण रूप से या 50% भी काबू नहीं पाया जा सका। तो
आगे हम लोग वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि आग तो फैलता रहा और इस आग के फैलने से कैसे इसका प्रभाव आम जन, आम इंसान के जीवन में, झरिया के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में पड़ा। पर तो होता क्या है कि जब हम बात करते हैं झरिया अंडरग्राउंड फायर की, तो लोग सिर्फ झरिया शहर को देखते हैं। आप ऐसा ना समझें कि झरिया का जो शहर है, झरिया की जो मार्केट है या आसपास का जो क्षेत्र है, सिर्फ वही प्रभावित हुआ। झरिया से दूर दूर क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुए, जैसे कि बागडीगी, बरारी, सुदामडी, बस्ता कोला। ये सब क्षेत्र झरिया से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बट इस अंडरग्राउंड फायर का जो प्रभाव है इन क्षेत्रों पर भी व्यापक पड़ा। जैसे लोग बोलते हैं झरिया में हम लोग का माइंस में आग लग गया, बट ये सब जो एरिया मैं बता रहा हूँ जहाँ पर पहले हजारों हजार लोग बस्तियों में, गाँव में रहते थे, उनका भी जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो अब डिटेल में हम लोग जानेंगे कि इस फायर से लोगों की लाइफ कैसे बदली और झरिया की तस्वीर कैसे बदली, और इससे सरकार को भी क्या नुकसान हुआ और आम जन को भी क्या नुकसान हुआ। चलिए वीडियो में आप बने रहिए, आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो अंडरग्राउंड झरिया में फायर है, इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इस प्रभाव को जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर हमें नजर डालना पड़ेगा। इस झरिया के जो अंडरग्राउंड फायर है, इसने लगभग 5 से 7 लाख जीवन को प्रभावित किया। और झारखंड ही नहीं, शायद देश के अगर इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी समझें, तो विस्थापन को इसने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। क्योंकि लोगों के घरों के नीचे फायर आ गया, तो लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करने की प्रक्रिया के बारे में सोचा जाने लगा। और इस तरह से इस फायर ने लगभग 5 से 7 लाख जीवन को प्रभावित किया और विस्थापन को एक अहम मुद्दा बनाया। जैसा कि आप भी जानते हैं होंगे, और मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि बहुत हाई क्वालिटी का कोल जो है वो झरिया कोलफील्ड में पाया जाता है, कोकिंग कोल। तो जब कोयला जल जाता है जमीन के अंदर और पूरी तरह से वो ऐश यानी कि छाई में तब्दील हो जाती है, तो फिर तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो इससे कोयला का जो भंडार है वो भी खत्म होने लगा। और एक एस्टिमेट के अनुसार, सरकार के ही आंकड़े के हिसाब से अगर हम बात करें, तो लगभग 220 बिलियन डॉलर का कोयला जलकर खाक हो गया। मतलब सरकार को मोटा मोटी एक अंदाजा भी लगाया जाए तो 220 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और अगर इसे कोयले के मेजरमेंट पर देखा जाए कि कितना टन कोयला आज तक जल गया बिना इस्तेमाल के, तो लगभग 37 मिलियन टन कोयला जलकर खाक हो गया। हमारा किसी काम का नहीं रहा, सरकार के ना देश के काम में आ सका। अब हम लोग आते हैं कि इसने आम जीवन को कैसे प्रभावित किया। आज के जो लोग अभी यंगस्टर्स जो हमारे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या शायद कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे, उन्होंने कहानियों में सुना होगा कि धनबाद झरिया में एक रेलखंड हुआ करता था, रेलवे लाइन हुआ करता था। और इस रेलवे लाइन पर हर दिन हजार लोग सफ़र करते थे। स्टूडेंट्स हो, छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, आम लोग हो, सर्विस करने वाले लोग हो। मतलब आप इस रेलखंड को एक आम लोगों की लाइफलाइन भी कह सकते हैं। जैसे बॉम्बे में लोकल ट्रेन को बॉम्बे की लाइफलाइन कही जाती है, उसी तरह से झरिया धनबाद रेलवे ट्रैक पर जो पैसेंजर चलती थी, उसे आप झरिया धनबाद के आम लोगों के लिए एक लाइफलाइन भी कह सकते हैं। 2007 में इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि जब सर्वे हुआ तो पता चला कि रेलवे लाइन के आसपास भी काफ़ी बड़ा एक भूखंड इस अंडरग्राउंड फायर की चपेट में है और किसी भी दिन एक बड़ी त्रासदी, बड़ी घटना हो सकती है।
जिससे आम लोगों के जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। लोग ट्रेन के बजाय अब दूसरे चीज़ों से सफ़र करने लगे, जो उनके लिए कष्टदायी भी हुआ, महंगा भी हो गया, और उनकी लाइफ लाइन एक तरह से बहुत ही हद तक प्रभावित हुई। और अभी रिसेंट में भी एक न्यूज़ आ रहा था कुछ सालों पहले कि जो गोमो चंद्रपुरा रेलवे ट्रैक है उसे भी शायद बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके नीचे भी सर्वे के अनुसार फायर पाया गया है। बट कुछ लोगों ने आंदोलन किया तो अभी तक वो टाल दिया गया है। फिर दोबारा सर्वे हुआ तो पता चला कि शायद फायर वहाँ तक अभी पहुँची नहीं है। मतलब एक तरह से धीरे धीरे और भी रेलखंडों को बंद करने की इस क्षेत्र में बातें चल रही है इस अंडरग्राउंड फायर के लिए, जो कि और लोगों के लाइफ लाइन को प्रभावित करेगी। और शायद आपको पता भी होगा कि जब भारत सरकार ने एक सर्वे कराया कि देश का सबसे प्रदूषित टाउन या शहर कौन सा है, तो झरिया नंबर 1 पर रही कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो शहर था हमारे देश का वो झरिया ही है। क्योंकि जब ये अंडरग्राउंड में कोयला जब जलता है तो उससे मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे बहुत ही खतरनाक गैसें निकलती हैं। और जब आप झरिया में सफ़र करते हैं अगर बाइक से या ऑटो से, तो आप पाएंगे कि सफ़र करके जब आप घर वापस आते हैं तो आपके जो आँख की पुतलियाँ हैं और आँख के सतह के ऊपर काली काली परत जम जाती है। ये होता है कार्बन पार्टिकल्स, जिससे आपके आँख में जलन पैदा होगी, आपके आँखों में तकलीफ पैदा होगी। और ये पार्टिकल्स पूरी तरह से झरिया के जो हवा है उसमें फैल चुका है। और ये हवा में कहाँ से आया? जो अंडरग्राउंड फायर है, जो कोयला ज़मीन के सतह के अंदर जल रहा है, उसी से ये टॉक्सिक पैदा हो रही है। और जब ब्लास्टिंग करके कोयला को निकाला जाता है, उससे भी ये धूल के कण पूरी वायु में फैल रहा है, पूरे हवा में फैल रहा है। और झरिया के क्षेत्र के आसपास आप देखेंगे पत्थरों का बहुत सारे पहाड़ बन चुका है, क्योंकि जब ब्लास्टिंग होता है तो उससे पत्थर भी निकलते हैं जो कोई काम का नहीं रहता, तो उसे डंप कर दिया जाता है। और वहाँ से भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हवा में आ रहे हैं और लोगों के जीवन को असर डाल रहे हैं और लोगों को इससे दूषित कर रहे हैं। और उनका जो हेल्थ है उसे तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड कर रहे हैं। और एक आप लोगों को पता होगा कि झरिया को शिफ्ट करने के लिए, झरिया के इन समस्याओं को समझने के लिए सरकार ने एक अलग सा विभाग बनाया, जराडा, झरिया रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने सर्वे किया और पता चला कि इस अंडरग्राउंड फायर से अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख परिवार जो हैं, 7 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित हैं। तो उन्होंने लगभग एक अपना टास्क बताया कि 2020 तक हम लोग इन 7 लाख परिवारों में से लगभग 1.5 लाख परिवारों को किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का प्रोसेस चालू करेंगे और 2020 तक उनको शिफ्ट कर देंगे। बट दोस्तों, हाँ, सबसे आश्चर्यजनक बात रही कि 2020 के इस टारगेट के बारे में जब सर्वे किया गया और रिपोर्ट्स मांगे गए, तो इन 1.5 लाख परिवारों में से मात्र 3000 लोगों को ही, 3000 परिवारों को ही शिफ्ट करने का काम पूरा हो पाया। मतलब अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2% भी नहीं होगा, लगभग 2% के आसपास काम पूरा हुआ 2020 तक, जो कि जहां 1.5 लाख परिवारों को शिफ्ट करना था, मात्र 3000 परिवारों को ही शिफ्ट किया जा पाया। आप लोग अखबार के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या सोशल नेटवर्क के माध्यम से जानते ही होंगे, झरिया में बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई शौच के लिए कोई महिला गई और ज़मीन के अंदर वो समा गई, या पिता पुत्र गए वो ज़मीन के अंदर समा गए। क्योंकि अंदर जब कोयला जल रहा है तो जो ठोसपन होता है ज़मीन का, वो धीरे धीरे खोखला होते जा रहा है। क्योंकि कोयला जब पूरी तरह से जल जा रहा है तो वो छाई बन जा रहा है, तो ठोस तो नहीं रह रहा है। तो इसी कारण से ज़मीन में जो ठोसपन ख़त्म होने से
क्या होता है कि ज़मीन एक तरह से वेस्ट तो हो ही रहा है और इससे ज़मीन का ठोसपन ख़त्म हो रहा है और स्लाइडिंग, मतलब जैसे लैंड स्लाइडिंग के बारे में आप सुनते होंगे, तो उस तरह का स्लाइडिंग यहाँ पर होता है और जिससे ज़मीन धंस जाने का एक खतरा 24 घंटे लोगों के ऊपर मंडराते रहता है। और इससे बहुत सारे लोगों ने अपने आसपास के अपने चहीते लोगों का जीवन को जाते हुए देखा है और बहुत लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने को ज़िंदगी जाएगी पता नहीं। और जो लोग एकदम झरिया शहर के बीचों बीच रह रहे हैं वो तो कुछ हद तक सुरक्षित हैं, बट जो झरिया शहर के आसपास रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनकी स्थिति तो ये है कि वो रात में जब सोए रहते हैं घर में, तभी उन्हें पता नहीं चलता। हो सकता है पूरा घर का घर ज़मीन के अंदर चला जाए, समा जाए, पूरा परिवार खत्म हो जाए। इस तरह से उनकी ज़िंदगी बीत रही है हर दिन। तो ये था कुछ फैक्ट्स थे जो कि सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ही थे। और BCCL जो कि इस पूरे प्रक्रिया में जिसे कटघरे में डाला गया, BCCL को भी बहुत सारा नुकसान हुआ इससे। जैसे कि जब कोयला जल गया तो बहुत सारे माइंस जो हैं वो बंद हो गई। पहले डीप माइनिंग होती थी, वो बंद हो गई, फिर ओपन कास्ट माइनिंग आई। अब तो सारा प्रक्रिया जो है आउटसोर्सिंग कंपनियों के हाथ में है और BCCL का जो खुद का जो वर्कफोर्स था, वर्क कैपिटल था, वो बहुत कम हो गया है। बहुत सारे लोगों को क्योंकि माइंस बंद हो गया तो निकाल दिया गया या कहीं ऐसा जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया जहां लोग जाना नहीं चाहते थे। लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और सारी जो ये कोल माइनिंग की प्रक्रिया ये आउटसोर्सिंग कंपनियों के हाथों में दे दिया गया। अब आउटसोर्सिंग कंपनियों के हाथों में आने से क्या हुआ कि लोगों को सैलरी तो मिलने लगा, बट जो सरकार की बाकी सुविधाएं होती थी, PF, ग्रेच्युइटी या हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो ख़त्म हो गया। तो लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी आ गई, भाई हमें सिर्फ मोटा मोटी सैलरी मिल रहा है और कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं भी लोगों को फेस करनी पड़ी। तो ये थे झरिया की त्रासदी की एक कहानी, जिसे मैंने विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से कि आग लगी कैसे, सरकार की प्रक्रिया क्या रही इस आग को कंट्रोल करने के लिए और इससे किस तरह से आम जीवन को प्रभावित किया। लेकिन दोस्तों, जो मैंने कहा और जो ज़मीन पर सच्चाई है उसमें अभी भी बहुत अंतर है। अगर आप झरिया की इस त्रासदी को समझना चाहते हैं, जिसे मैंने कहा है कि मानव सभ्यता की बड़ी त्रासदी है, तो आपको झरिया आना पड़ेगा। झरिया के आसपास के जो क्षेत्र है उसे घूमना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरह से हर दिन लोग यहाँ तिल तिल करके अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, किस तरह से गांव के गांव उजड़ गए, किस तरह से लोग यहाँ से पलायन करके कहीं और जाके बस गए और किस तरह से लोग जद्दोजहद करके इस शहर में रह रहे हैं और किस तरह से कोयला, जिसे काला हीरा कहा जाता है, उसने कुछ लोगों की ज़िंदगी तो बहुत रोशन की होगी, कोल कंपनियों की, प्राइवेट कोल कंपनियों की, आउटसोर्सिंग कंपनियों की। लेकिन झरिया के लिए ये कोयला एक बहुत बड़ा विशाप है, जिसने असंख्य लोगों के जीवन को अच्छे करने के बजाय खराब की तरफ ही ज़्यादा ले गया। उनके अब जो बच्चे हैं, आप देखिए जो इस सब एरिया में रहते हैं, उनको देख के ही आपको पता लगेगा कि ये कुपोषण का शिकार हैं, बीमार हैं, उनकी आंखें लाल लाल जैसी दिखाई देती हैं, उनके जो त्वचा है उस पर कोयले का छाप आपको नज़र आएगा। उनके रहन सहन के प्रक्रिया में ही एक जो उनकी मासूमियत है वो ख़त्म हो गई है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं सुबह उठकर कोयला तोड़ते हैं, लोग कहते हैं कि ये और उसी कोयला को बेचते हैं लोग। अब सरकार कहती है कि सिस्टम कहती है कि ये एक इलीगल प्रोसेस है, ये गैर कानूनी है। शायद गैर कानूनी है, मैं भी ये मान रहा हूँ, बट ये गैर कानूनी प्रोसेस उन्हें सिखाया किसने? हम आप इस सिस्टम ने सिखाया। क्योंकि जीवन को जीना 2 वक्त की रोटी के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो उसी तरह से ये छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ जाते हैं और कोयला तोड़ते हैं, ढोकर लाते हैं, उसे जलाते हैं। और शायद ह्यूमन स्कैवेंजिंग,
जो कि लोग दुनिया में ख़त्म होना चाहिए। हर एक मन से कहा जाता है कि ह्यूमन स्कैवेंजिंग जो है मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी श्राप है, लेकिन झरिया में जब हम आएंगे तो आप देखेंगे किस तरह से ह्यूमन स्कैवेंजिंग चल रहा है और लोग उसी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी मुद्दे को लेकर हम लोग ऐसा कोई वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे जो आपको कुछ नॉलेज भी प्रदान करने का प्रयास करेगा और आपको जागरूक भी करेगा और आपको ये समझाएगा कि एक इंसान होने के नाते हमें अपने आसपास हो रहे गतिविधियों पर भी नज़र रखनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। खैर जो भी हो, झरिया एक ऐतिहासिक शहर रहा और झरिया कोलफील्ड भारत के मानचित्र पर एक काला धब्बा तो है और दुनिया में जितनी भी त्रासदियाँ हुई हों मानव सभ्यता के लिए, झरिया कोलफील्ड की ये अंडरग्राउंड फायर शायद मेरे हिसाब से भारत की सबसे बड़ी त्रासदी तो जरूर होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।